कौन सा दिया था? गोले वाला ना? ये सवाल था ना? ये सही है, यही दिया था। ये जो रेडियस है ये था r/2, तो इसको मान लेते हैं O और इसके सेंटर को मान लेते हैं O1। यही था ना क्वेश्चन? और इसको कट करके बाहर निकाला गया था। आपसे पूछा गया था कि जो बच गया हिस्सा, यानी कि ये जो चंद्राकार आकृति बची है, आपसे पूछा गया था कि इसका सेंटर ऑफ मास पता लगाना है। सो कैसे पता लगेगा? कितने लोगों से हुआ पहले ये बताओ? गलत है। और बोलो, कितने लोगों से सवाल हुई? किसी से भी सवाल नहीं हुई? शाबाश हुई। मास m, रेडियस r। चलो आओ करते हैं सवाल को। कैसे किया जाएगा देखो। सबसे पहली बात, एरिया ऑफ, लिखो नहीं, समझो कैसे कर रहा हूं। ये IIT में भी आया है सवाल 2 बार। एरिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क, कि जो ओरिजिनल डिस्क थी बड़ी वाली, उसका एरिया कितना होगा? पाई r का। सही है। मैं ये लेट कर लेता हूं, या लेट करने की ज़रूरत ही क्या है, मास पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं। टोटल डिस्क का मास है m, एरिया है पाई r स्क्वायर, तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया? m/πr²। इस क्वांटिटी का मतलब क्या है? इस क्वांटिटी का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो मास है वो है m/πr²। ये इस क्वांटिटी का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो मास है वो कितना है? m/। अब तुम ध्यान लगा के देखो, ये जो छोटी वाली डिस्क है इसका एरिया कितना है? तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर डिस्क, छोटी वाली डिस्क का एरिया होना चाहिए पाई इंटू में r/2 का, तो होना चाहिए पाई r²/4। छोटी वाली डिस्क का एरिया कितना होना चाहिए? पाई r²/4। अब लॉजिकली सोचो कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का मास इतना, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना? बोलो, लॉजिक लगाओ। 1 मीटर स्क्वायर का मास अगर इतना, तो इतने मीटर स्क्वायर का मास कितना? मल्टीप्लाई कर लूँ ना, मतलब यूनिटरी मेथड लगाने के लिए क्या कर लूँ? तो मैं लिखूंगा देयरफॉर मास ऑफ स्मॉलर डिस्क। तो स्मॉलर डिस्क का मास कितना हो जाएगा? पाई r²/4 मल्टीप्लाई बाय m/πr²। बोलो सही है? पाई r² ने पाई r² को मार दिया, आंसर कितना आ गया? m/4। क्या आंसर आ गया? m/4। बोलो सही है? आंसर कितना आ गया भाई? m/4। अब हमको ये पता चल गया कि ये जो छोटे वाली डिस्क है इसका जो मास है वो कितना है? m/4। जो ओरिजिनल डिस्क है उसका मास कितना है? m। अब सेंटर ऑफ मास हमको पता लगाना है। हम क्या काम करते हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट O बी कंसीडर्ड एज ओरिजिन। O को हम क्या मान लेते हैं? ओरिजिन। इस O को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? ओरिजिन। बोलो सही है? अगर इस O को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस, यार हाँ ना बोलो। तो पहले वाली जो डिस्क थी ओरिजिनल डिस्क, उसका मास क्या है? कैपिटल M। इनटू में इसके सेंटर की ओरिजिन से दूरी, इसका सेंटर O पर ही है, और तुमने ओरिजिन भी कहाँ माना है? O पर।
तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 0, जमा में जो काट के बाहर निकाला गया उसका मास कितना आया था, क्योंकि उसको काट के बाहर निकाल दिया तो उसका मास लिया जाएगा -m/4। माइनस क्यों, क्योंकि उसको बाहर निकाला गया, इनटू में इसके सेंटर की दूरी O1 की दूरी कितनी है, r/2 डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय तो टोटल मास यानी कि m1 प्लस, तो m1 की जगह m और m2 की जगह -m/, तो हम सॉल्व करेंगे तो -mr/8 और 4m में से m गया 3m/4, m ने m को मारा, 4 दूनी 8, स्मॉल r का फॉर्मूला आ गया -r/6, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है, -r/, माइनस क्यों आया, माइनस का मतलब है कि ओरिजिन अगर ये है तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, लेफ्ट पे। अरे अगर प्लस आता तो इसका क्या मतलब होता, इधर होता, माइनस आया तो इसका क्या मतलब है यहां, अबे इधर ही तो आना चाहिए। क्यों, ध्यान लगा के सोच, जो तेरा पार्टिकल बचा, जो तेरी शेप बची वो ये बचेगी ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहा है ना, इमेजिन करना दिमाग में, ये तो हट ही गया ना बाहर, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो इसी के अंदर कहीं पड़ेगा ना, इस तरफ कैसे पड़ जाएगा। अरे यार हाँ ना बोलो, बात पल्ले पड़ी, उतार डालो फटाक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल था ये, अपने आप से नया प्राप्त करेंगे और कुछ और पढ़ाई करेंगे। आज एक नई चीज़ हम आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं, उस चीज़ का नाम है टॉर्क। उस चीज़ का क्या नाम है, टॉर्क। टॉर्क को एक ग्रीक लेटर से लिखा जाता है, लेटर है टाउ, टेढ़ा टी, कैसा टी, टेढ़ा टी। इसको पढ़ा जाता है टा से टमाटर, टाउ। कई लोग इसको ताऊ बोलते हैं प्यार से, तो प्यार से तुम इसको कुछ भी बोल सकते हो, बट ये तुमसे प्यार करेगा तो जीना आराम कर देगा, इसलिए इसका नाम ना बिगाड़ो तो अच्छा है। ये है टाउ। अब सवाल पैदा होता है कि टॉर्क आखिर क्या है, वट इज बेसिकली टॉर्क। आओ समझें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने में। जैसे मेरे हाथ में ये रजिस्टर है, मेरे हाथ में ये, मैं इस रजिस्टर को ऐसे सीधा चला रहा हूं, रजिस्टर सीधा चल रहा है। यह किस प्रकार की मोशन है, इसको कहते हैं लीनियर मोशन। यह किस प्रकार की मोशन है, कैसी मोशन है, लीनियर मोशन। अब मैं रजिस्टर को घुमा रहा हूं, यह कैसी मोशन है, रोटेशनल मोशन। यह कैसी मोशन है, अब मैं रजिस्टर को वापस से चला रहा हूं, और ये लीनियर मोशन। और ये जो चीज किसी बॉडी को लीनियर मोशन करवाए वह है फोर्स, जो चीज किसी बॉडी को घुमाए वह है टॉर्क, वह है, मतलब सीधा चलाने में फोर्स काम आती है और घुमाने में नहीं आया, नहीं आया। अर्थात कि हम ये कह सकते हैं बहुत ही प्यार मोहब्बत से, एक लाइन अगर हम लिखें तो हम ये कह सकते हैं, कोई लिखेगा नहीं केवल समझेगा अभी, हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क वही कार्य रोटेशनल मोशन में करती है या करता है, पता नहीं पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, जो फोर्स लीनियर मोशन में करती है। हाँ ना बोलो, मतलब टॉर्क को बोला जाता है
रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ये बायो वाले बच्चे ये पढ़ते होंगे एनालॉगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स। तो एनालॉग है, एनालॉग का मतलब है रोटेशनल मोशन में ठीक वही काम टॉर्क कर रहा है जो फोर्स काम कर रही है लीनियर मोशन में। अर्थात कि अगर किसी बॉडी को घुमाना है तो हमें उस पर टॉर्क लगाना पड़ेगा। अच्छा, इस बात को आप समझिएगा कि बॉडी कैसी मोशन करती है, यह इस बात पे जरूर डिपेंड करता है कि हमने फोर्स किस पॉइंट पर लगाई। उदाहरण के तौर पर यह अगर एक रजिस्टर की हम बात करें, हम कई दिशाओं से फोर्स लगा सकते हैं। हम इस पर ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, हम इस पर ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन इन फोर्सेस से ये ऐसे ऐसे ही चलेगी। लेकिन अगर मैं एक फोर्स इस पे ऐसे लगाना शुरू कर दूं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या करना शुरू कर देगी, घूमना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बड़ा मायने रखता है यह देखने के लिए कि बॉडी मोशन किस प्रकार से कर रही है, और इसलिए टॉर्क को फोर्स का रोटेशनल एनालॉग कहा जाता है। टॉर्क का एक दूसरा नाम भी है, प्यारा नाम भी है, इसी टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। इसी टॉर्क को क्या कहा जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का हमारे दैनिक जीवन में बहुत योगदान है, स्पेशली वो लोग जो थोड़ा सा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को थोड़ा फॉलो करते हैं, जो स्कूटी पिस्कूटी, बाइक वाइक, गाड़ी वाड़ी सब चलाते हैं। तो जैसे हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो इंजन स्पेसिफिकेशंस में दो चीज़ें लिखी होती हैं कि एक तो लिखी होती है इंजन की पावर और दूसरा लिखा होता है इंजन का टॉर्क। दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, आप घर जाके गूगल कीजिएगा और वहाँ पर लिख के देखिएगा कि किसी भी गाड़ी की टॉर्क कितनी है, आपको पूरी इंजन स्पेसिफिकेशन में पावर के साथ किसकी वैल्यू मिलेगी, टॉर्क की। टॉर्क हमें क्या बताता है, जैसे किसी गाड़ी का टॉर्क बहुत ज़्यादा है तो इसका अर्थ क्या है कि उस गाड़ी के पहिए ज़्यादा तेज़ी से घूम रहे हैं, तो उसका इंजन ज़्यादा उनको घुमा पा रहा है, तो उस गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा होगा। पिकअप समझते हो, एकदम तेज़ी से उठेगी, है ना। और अगर किसी गाड़ी की पावर ज़्यादा है तो इसका अर्थ है कि उसकी टॉप स्पीड ज़्यादा होगी। तुम्हारे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, तुम जो स्कूटी चलाते घूमते हो, इनका जो टॉर्क है वो 20 न्यूटन मीटर से 30 न्यूटन मीटर तक का होता है स्कूटियों का। हमारी जो सबसे स्टार्टर रीजन की गाड़ी आती है ऑल्टो, उसका टॉर्क 80 न्यूटन मीटर के आसपास का होता है। थोड़ी अच्छी गाड़ी पे चले जाएं, स्विफ्ट, इसका टॉर्क पेट्रोल में ही आती है, 110 न्यूटन मीटर का होता है। अब डीजल गाड़ियों की बात करें अगर, तो डीजल गाड़ियों का जो टॉर्क है वो जनरली इन सब से ज़्यादा होता है। इनका टॉर्क 250 न्यूटन मीटर से लेके 400 न्यूटन मीटर तक होता है। फॉर्च्यूनर का टॉर्क 500 न्यूटन मीटर का लगभग है। स्कॉर्पियो का टॉर्क 400 न्यूटन मीटर तक का है। मैं डीजल वाले इंजनों की बात कर रहा हूँ, अर्थात कि इनसे रेस लगाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे, ये आपको ऐसे ही हरा देंगी। ये बात मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली हम हिंदुस्तानियों के दिमाग में क्या रहता है कि कुछ कंपनियां हमको ऐसे ही लूट रही हैं फ्री में, ऐसा कुछ दे तो नहीं रही हैं हमको सर्विसेज के रूप में, लेकिन हमसे पैसा ऐंठ रही हैं। ये टॉर्क की फिगर हासिल करने के लिए कंपनी तुमसे ज़्यादा पैसा ले रही है, जो नॉर्मल इंजन में हासिल नहीं हो सकती। किसी गाड़ी के अंदर इतने हैवी इंजन की कीमत 4 लाख से 5 लाख होती है और कोई गाड़ी टोटल ही 5 लाख की होती है। तुमको अंतर समझ में आना चाहिए, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है। तो आगे जब कभी भी जब तुम बड़े होगे, वैसे तो बड़े हो ही चुके हो तुम लोग, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन जब कभी आगे जीवन में तुम बड़े होगे और कभी गाड़ी खरीदने जाओ तो इन सब बातों पे ध्यान रखना, जिससे साबित हो कि तुम थोड़े पढ़े लिखे किस्म के आदमी हो। नहीं तो तुम गधेड़े साबित होगे और सेल्समैन तुम्हें उठा के कुछ भी चिपका देगा, तुम खुशी खुशी भगते आओगे एकदम, जो है ना कि मज़ा ही आ गया। खैर, इसको हटाते हैं। तो टॉर्क हमको समझ में आ गया, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम तो कर ही रहा है,
वैसे तो टॉर्क डीटीसी की बसेस का भी होता है और हरियाणा रोडवेज की बसेस का भी होता है। जो हरियाणा के ताऊ उन्हें बहुत तेज भगाते हैं तो उनका भी टॉर्क बहुत अच्छा खासा ज़्यादा होता है। खैर, अब बात आ जाती है टॉर्क को कैलकुलेट कैसे किया जाए, मुद्दे की बात, हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क। यह बड़ा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन टेक्निकली बड़ा अच्छा सवाल भी है कि हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क। आइए जरा समझते हैं कि टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करें, और हम अपने इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास एक सुंदर सा रजिस्टर है, इसी से हम लोग समझते हैं। एक मुझे कलम दे दो, जरा पेन दे दो प्लीज़। है, चलता है? हाँ चल रहा है। देखो, जैसे ये रजिस्टर है, सभी को दिखाई दे रहा है। मान लो मैं इसको यहाँ से फिक्स कर दूँ और यहाँ से फिक्स करने के बाद अपन इसको ऐसे ऐसे घुमाने लग जाएं, तो ये इस एक्सिस पे घूमेगा। उदाहरण के तौर पे इमेजिन कर लो तुम्हारे घर का दरवाजा, कमरे का डोर, यहाँ पे कब्जे लगे होते हैं जिन्हें बोलते हैं अंग्रेजी में हिंजेस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, और देसी भाषा में क्या बोलते हैं, कब्जे। तो यहाँ लगे होते हैं कब्जे, तो दरवाजा ऐसे ही तो घूमता है बाबा, ऐसे 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 ही तो घूमता है। तो जहाँ पे कब्जे लगे हैं वहाँ से सीधी लाइन अगर बना लो तो उस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो जरा, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन में पहले ही बना लेता हूँ। ओके, जो भैया है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ लगे हैं कब्जे। अब एक दरवाजा भी बना लूँ क्या, देखो एक दरवाजा भी, अरे यार हवा में थोड़ी लटकाएंगे दरवाजे को, दरवाजा थोड़ा टेढ़ा बना है पर ठीक है। ये हो गया दरवाजा। बोलो क्लियर है भाई? यार हाँ ना तो बोलो। तो अब दरवाजा ऐसे घूम रहा है। मान लो मैं ना यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे टक, तभी तो खुलेगा। यहाँ से फोर्स लगाऊं ऐसे, दरवाजे कहीं खुलेगा क्या? कहाँ से फोर्स लगाने पे खुलेगा? मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, दरवाजा खुला। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ध्यान से देख। इस पॉइंट पे, क्या ये पॉइंट दिख रहा है? इस पॉइंट पे मैंने लगाई फोर्स F। इस पॉइंट पे मैंने क्या लगाई? इस पॉइंट की यहां से दूरी R। दूरी कितनी ले ली? दूरी होनी चाहिए परपेंडिकुलर। दूरी क्या होनी चाहिए? आओ दोनों पॉइंट को बनाएं। आओ, ये हो गई फोर्स। मान ले इस पॉइंट पे लगाई मैंने फोर्स, ठीक है। फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा हूं तो फोर्स की डायरेक्शन को ऐसे दिखा लेता हूं, ऐसे। ये बोल सही है? परपेंडिकुलर दूरी, बोलिए दूरी कितनी ले लूं? R। यार हाँ ना तो बोलो। ये जो एंगल है ये मान लिया थीटा। ये एंगल क्या मान लिया? तुम्हें नहीं आया, तुम्हें, अरे नहीं आया तुम्हें, अभी तुम्हें थीटा ही नहीं समझ आया। कहाँ थीटा है? अभी समझ आएगा। देख, ये दिख रहा है, ये दिखाई दिया? अब एक तो दिक्कत है बहुत। जैसे ये तो लगाई मैंने फोर्स, ऐसे ऐसे लगा दी मैंने। R ये है ना, R तो यही रहेगा ना। फोर्स में ऐसे भी लगा सकता हूं, 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 मेरी मर्जी। फोर्स में कैसे ही लगा सकता हूं। तो देख, इधर को तो रखा R, ये देख ऐसे, और इसके साथ फोर्स लगाई ऐसे। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या है? थीटा। अब आया, तू ध्यान लगा के देख, ये थीटा तेरे हाथ में है। तू इस थीटा को देखियो, मैं तो ऐसे ऐसे लगाऊंगा फोर्स, ये ले ऐसे। मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, और मैं ऐसे भी लगा सकता हूं। बोल सही है? दरवाजे के केस में तुम लोग ऐसे ही लगाते हो 90 डिग्री पे। बात समझ में आई? तो टॉर्क कैसे निकाला जाए? टॉर्क ऐसे निकाला जाए कि पहली बात तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क एक कैसी क्वांटिटी है? तो टॉर्क कैसे निकाला जाए समझो। तो टॉर्क को लिखते हैं टाउ वेक्टर। क्या लिखते हैं? टाउ। ये जो R है इसका क्रॉस कर दो F वेक्टर के साथ। तो टाउ वेक्टर क्या लिखा जाता है भैया? R वेक्टर क्रॉस, जिसमें कि R वेक्टर क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लगी है उसकी दूरी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ, जहां से बॉडी घूम रही है। और F क्या होती है? फोर्स अप्लाइड, जो हमने फोर्स लगाई। यार हाँ के ना? तो जो क्वांटिटी बनती है उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क।
क्या कहते हैं, और इसको ओपन करके लिखूंगा मैं क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये लिखा जाएगा आर एफ साइन थीटा। क्या लिखा जाएगा, आर एफ साइन थीटा। मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, आर एफ, अरे भाई टॉर्क आर एफ साइन थीटा, वाई साइन थीटा, वाई नॉट कॉस थीटा, बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए बी। अरे आया कि नहीं आया। तो चलो यहीं से इसी बात पर टॉर्क की एसआई यूनिट लिख लें। तो मेरे हिसाब से टॉर्क की एसआई यूनिट, हो भाई फोर्स की यूनिट न्यूटन, दूरी की यूनिट मीटर, थीटा की कोई यूनिट, सो टॉर्क की यूनिट न्यूटन। क्या यहीं से डायमेंशन भी बना लूंगा भैया, बिल्कुल बनाऊंगा भैया। फोर्स की डायमेंशन यम अल टी माइनस टू, आर की डायमेंशन यल, सो ओवरऑल डायमेंशन यम अल टू टी माइनस टू। नहीं आया, अरे आ गया, अरे बहुत बढ़िया। तो उतारो भैया। टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point of application of force, of point of application of force from axis of rotation, from axis of rotation and the force applied, and द फोर्स अप्लाइड, फुल स्टॉप। कुछ भी नहीं, जो सामने लिखा है उसी को डेफिनेशन बना के लिखवा दिया। इसमें कोई समस्या वाली बात। आओ थोड़ा आगे बढ़ा जाए। एक हेडिंग लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क। लिखो जरा, एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क। कि भाई टॉर्क की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, आइए जरा समझते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क, सबसे पहली एप्लीकेशन लिखो, लिखना, डोर हैंडल्स, डोर हैंडल्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड, आर ऑलवेज प्रोवाइडेड एट द एजेस। डोर हैंडल्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड एट द एजेस। अब ये बड़ी कॉमन सी बात है, तुम लोगों ने अपने घरों में ऑब्जर्व भी किया होगा। देखो देखो देखो, समझो बात को। जैसे मान लो ये घर का दरवाजा है, तो तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जैसे मान लो हिंजेस यहाँ पे हैं, अगर 1 2 और ये 1 3, तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हैंडल्स हैं वो यहाँ एजेस पर लगे होते हैं। सवाल ये है कि यहाँ क्यों नहीं लगते, यहाँ भी तो लगा सकते हो। जहाँ पे हिंज लगे हुए हैं उसके पास भी तो डोर हैंडल लगा सकते हो, दरवाजे से दूर ही क्यों लगाते हो? देखो हम ये कह रहे हैं कि हम फिज़िक्स तो चलो आज पढ़ रहे हैं, तुम लोग आज 15-16 साल के हो गए ज़िंदगी के बर्बाद करने के बाद, 16 साल, आज तुम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें फ़िज़िक्स का कोई ज्ञान नहीं है, मोर उड़ाने दो फ़िज़िक्स को रख दो साइड में। मैं एक एग्ज़ाम्पल तुम्हें बताता हूँ। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा, हम अपने घर की खिड़कियों को खोल देते हैं, और खोल देते हैं तो हवा की वजह से कई बार वो ज़्यादा खुल जाती हैं बाहर की तरफ। जब वो ज़्यादा खुल जाती हैं तो उनको बंद करने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमारा हाथ हैंडल तक नहीं जा पाता। कई बार ऐसा होता है, बहुत पीछे हो जाती है खिड़की, है ना, हाथ तुम्हारे बहुत मोटे मोटे हैं तो नहीं जा पाते। तो उस कंडीशन में तुम लोग क्या करते हो? तो जो खिड़की का जो बेस है उसको पकड़ के ऐसे उंगलियों से खींचते हो। तुमने कभी ना कभी जीवन में ऐसा किया होगा। क्या ऑब्जर्वेशन रहती है तुम्हारी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उंगलियों से पकड़ के खिड़की को खींचते हैं तो हमें बड़ा दम लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू जब हम हैंडल से पकड़ के खिड़की को खींचते हैं।
और एक बार में शायद खिंचती भी नहीं है, बहुत जोर लगाना पड़ता है उसको खींचने के लिए। अगर किसी ने नहीं करके देखा, आज घर जाके करके देख लेना, सिंपल फिजिक्स है। तो क्या ऐसा होता है? तो इसका मतलब एक बात तो मुझको समझ में आ गई छोटी सी, कि अगर मैं यहां से पकड़ के खींचूंगा तो मुझे फोर्स जो है वो क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा। अब बस केवल मुझे फिजिक्स के टर्म्स में यह समझना है कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे आ रही है। बात तुम समझे? प्रैक्टिकली तुमने करके देख रखा है कि यहां पे हैंडल लगाओगे तो जोर क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करें, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है वो सुनो। किसी भी दरवाजे को खोलने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो हमेशा सेम ही तो चाहिएगा। सोच के देख, मान ले एक दरवाजा है, उसको खोलना है, उसको खोलने के लिए कुछ दम लगाना पड़ेगा ना। उतने दम से कम दम लगाएगा तो दरवाजा, अच्छा दरवाजे के खुलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस बात पे थोड़ी डिपेंड करेगी कि तू कितनी फोर्स लगा रहा है। तू कम लगा वो नहीं खुलेगा, तू ज़्यादा लगा वो खुल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दरवाजे को खोलने के लिए जो टॉर्क हमको चाहिए हर बार वो क्या होता है? कांस्टेंट। इतना टॉर्क दोगे तो दरवाजा खुलेगा, इतना टॉर्क नहीं दोगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। अब तुम ध्यान लगा के देखो, यहाँ पे दो सिचुएशन बनी हुई हैं। पहली सिचुएशन ये है जब हैंडल यहाँ है, और दूसरी सिचुएशन ये है। पहली सिचुएशन में जो दूरी है वो ज़्यादा है, और दूसरी सिचुएशन में जो दूरी है वो क्या है? कम। तुम ध्यान लगाओ और सोचो, हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है R क्रॉस F, यही पढ़ा है भैया। मुझे ऐसा लगता है दूसरे वाले केस में क्योंकि R की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि टॉर्क को क्या रखना है? और तुम ध्यान लगा के देखो, दूसरे वाले केस में अगर R कम होगा तो फोर्स को बढ़ना ही पड़ेगा ताकि टॉर्क क्या रह जाए। अब कई लोगों को ये बात मैथमेटिकली समझ नहीं आई होगी, मैं जरा मैथमेटिकली समझा के बताता हूं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं 20 है, 20 का मैंने मल्टीपल लिख रखा है 10 इंटू 2, 20 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो मान लो ये तो टॉर्क है, ये R है, और ये क्या है? F है। बिल्कुल सही है। अब मैं ये चाहता हूं कि टॉर्क तो 20 ही रहे, ये तो फिक्स है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि R घट के 1 रह जाए। तो इसको 20 रखने के लिए ये बात तय है कि फोर्स को क्या होना पड़ेगा? बात समझ में आई? तो अगर तुम R को घटा देते हो और टॉर्क उतना ही चाहिए गेट को खोलने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है तुमको फोर्स बढ़ाना, तभी उतनी टॉर्क पैदा हो पाएगी। और इसी वजह से हम डोर के हैंडल्स हमेशा कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे, जिससे कि हमको अपने हाथों से दम क्या लगाना पड़े? कम। अगर तुम यहाँ पे लगा दोगे ना डोर के हैंडल्स, तो दिन में अगर 10 बार भी तुमने दरवाज़ा पकड़ के खोला ना, तो तुमको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कब्जों की एक्सरसाइज वहीं हो जाएगी, और एकदम बढ़िया बढ़िया वाली करके देख लो। 20 रुपये का हैंडल आता है, 5 रुपये के पेच, घर में हथौड़ी होगी और कोई ना कोई लकड़ी का दरवाज़ा भी होगा। पुराने दरवाजे, पुराने हैंडल को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एडिशनल हैंडल यहाँ पे ठोक लो, ठीक है। इतना तो सब जानते ही हैं, पेच लेके हैंडल तो ठोका ही जा सकता है साला, ज़िंदगी में और कोई कुछ कर पाए या नहीं है। हैंडल को ठोक लो, हैंडल को ठोक के 5-7 बार अपने घर वालों को भी बोलो, मम्मी पापा को भी बोलो, बोलो आओ मम्मी फिजिक्स पढ़ते हैं। तो ये प्रैक्टिकल हो जाएगा ना फिजिक्स का। तुम करके देखो, तुम्हें तुरंत रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे मज़ा ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे मज़ा क्या आ रहा है? थोड़ा कम। यार हाँ ना बोलो, क्या ये बात तुमको समझ में आई? तो पहले तो हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें बोलूँगा क्या हो रहा है। दूसरी बात, जब कभी भी ये क्वेश्चन वाई लग के पीछे आए तो तुमको ये फॉर्मूले सब जरूर लिखने हैं। तू भाग जा पहले विदेश मंत्रालय में, ये फॉर्मूले तुमको सब लिखने हैं और फॉर्मूले से एक्सप्लेनेशन देनी है। विदाउट फॉर्मूला अगर एक्सप्लेनेशन दोगे तो एसएसटी मानी जाएगी, और हम एसएसटी नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखो। क्लियर है भैया? तो पहले मैं बोल रहा हूं, रीजन लिखो। व्हेन डोर हैंडल्स are provided at the edges, when door handles are provided at the edges, comma, the perpendicular distance
from the axis of rotation increases and hence मुझे नहीं पता क्या है, जोर से बोलना, रोटेशन increases and hence amount of force required decreases. Amount of force required decreases to produce the desired amount of torque. To produce the desired amount of torque and vice versa. Vice versa का मतलब समझते हो? And the opposite is also true. उतारो, हर रोटेटिंग बॉडी के लिए ही कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये हमेशा प्रेफर किया जाता है कि अगर किसी बॉडी को घुमाना भी है तो उसको बाहर से पकड़ के घुमाओ, अंदर से पकड़ के घुमाने की बजाय। इसके और भी अभी कई एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं तुम्हें, अभी स्वाद आ जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन लिखो रेंच। हिंदुस्तान में इसको देसी भाषा में रिंच बोला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ नाम बिगाड़ने की आदत है। इसका नाम है रेंच। तो रेंचेस आर प्रोवाइडेड विद लॉन्ग हैंडल्स। रेंचेस आर प्रोवाइडेड विद लॉन्ग हैंडल्स। रेंचेस आर प्रोवाइडेड विद लॉन्ग हैंडल्स, फुल स्टॉप। अब जरा समझो इधर, रेंच क्या चीज होती है, मैं एक चाबी बना के दिखाता हूं तुमको ना, ठीक है? देखो, ऐसी चाबी देखी होगी तुम लोगों ने। अब ये जो मैं प्रिंसिपल तुम्हें बता रहा हूं बहुत सारे केस पे लगता है, चाबी पे लगता है। रेंच वो होता है जिससे पाइप खोला जाता है, ठीक है? एक होता है पाना, गोल गोल चाबी होती है, ठीक है? और स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, सब पे ये प्रिंसिपल लागू होता है। अक्सर तुम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जो भी ये प्रोफेशनल मैकेनिक होते हैं जो गाड़ी वगैरह ठीक करते हैं, इन पे कभी भी ना छोटे छोटे पेचकस नहीं मिलेंगे तुम्हें। इनके पास पेचकस हमेशा लंबे लंबे होते हैं। और पेचकस के लंबे होने से उसके आगे के साइज की बात नहीं कर रहा मैं, वो बेशक से छोटे स्क्रू के लिए हो, लेकिन पेचकस वो क्या रखते हैं, लंबे। और उसका फायदा क्या है, तुम करके देखना ये प्रैक्टिकल। एक पेच लेना, उसको पहले मस्त कस देना साड़े को, फिर उसको एक छोटे पेचकस से खोल के देखना, स्लिप नहीं भी हो तो भी तुम्हें यहाँ कंधे से मजा आ जाएगा। लेकिन अगर उसी पेच को तुम एक लंबे पेचकस से खोलते हो, बहुत प्यार मोहब्बत से खुल जाएगा। अब उसका सीधा सा रीजन है कि ये आर जितना बढ़ेगा, जो फोर्स उतना है वो कम लगाना पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए प्रोफेशनल मैकेनिक कभी भी छोटे छोटे पेचकस रखते नहीं। चाबियां भी वो बड़ी बड़ी रखते हैं, पाने भी वो बड़े बड़े रखते हैं। एग्जाम्पल एक और बताता हूँ। गाड़ी में जब कभी पंक्चर हो जाता होगा तो जैक लगाते होगे ना तुम लोग। जब जैक लगाते हैं तो उसमें कितनी लंबी रॉड होती है, उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, है ना? तुम्हारे में बहुत ताकत है ना, तो ऐसा करो, उस लंबी रॉड को हटा के ये इतनी छोटी सी रॉड ले लो, फिर चढ़ा के दिखाओ जैक। तुम्हारे फरिश्ते भी अगर 1 इंच भी उसको ऊपर उठा दें तो, या जो तुमने ये जो प्रोफेशनल पंचर लगाने वाले होते हैं, इन पे दूसरे टाइप का जैक होता है, वो ऐसे हैंडल मारते हैं, जिसमें 3-4 बार ऐसे हैंडल मार दो भाई साहब, गाड़ी उठ जाती है। वो जिस रॉड से हैंडल मारता है वो रॉड भी बहुत लंबी होती है। उसको बोलो अंकल जी इतनी सी रॉड लेके उठा के दिखाओ, वो लटक क्यों ना जाए पूरे जैक पे, तब नहीं उठेगी गाड़ी। और इस सब में यही प्रिंसिपल काम कर रहा है। आर जितना बढ़ाता जाओगे, फोर्स उतनी ही कम लगानी। मुझे लगानी तुम्हें आया? अरे हाँ ना बोल भाई, चित्र बनाओ फटाक से, सुंदर चित्र बनाना चाबी का।